हेलो बच्चों, आज मैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर डायमेंशन पढ़ाने जा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से हायर तक। तो डायमेंशन चैप्टर में सबसे पहले जो बात आती है वो बात आती है फिजिकल क्वांटिटी की। बात आती है फिजिकल क्वांटिटी की। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी होती हैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया। एक फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिक्स में पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। फर्स्ट मास, सेकेंड लेंथ, थर्ड टाइम। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। मास, लेंथ एंड टाइम। बाकी जितनी भी क्वांटिटी थी वो इन्हीं 3 फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव होती थी, इसीलिए उसका नाम डेराइव्ड क्वांटिटी रखा गया। जैसे डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल स्पीड है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आप जैसा देख पा रहे हो कि ये जो स्पीड है ये 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव्ड है, लेंथ से और टाइम से। यानी हम ये कह सकते हैं कि स्पीड डेराइव्ड क्वांटिटी है। लाइक दैट एरिया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये भी 2 फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव हो रहा है, यानी ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। यानी फिजिक्स की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी थी उनको 2 पार्ट्स में क्लासिफाई करा गया। एक फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकेंड डेराइव्ड क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी चाहे वो फंडामेंटल हो या डेराइव्ड हो, उसकी कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन के लिए यूनिट की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट यूनिट फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिस्टम बनाए गए। सिस्टम टू रिप्रेजेंट यूनिट। सिस्टम टू रिप्रेजेंट यूनिट। भाई यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम MKS सिस्टम। भाई जो ये MK सिस्टम है इसमें M मीटर होता है, K किलोग्राम होता है और S सेकंड होता है। यानी लेंथ का यूनिट MK सिस्टम में मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड।
सेकेंड सिस्टम CGS सिस्टम, CGS सिस्टम, यानी लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मास का यूनिट ग्राम और टाइम का यूनिट सेकंड। थर्ड सिस्टम FPS सिस्टम, इसमें लेंथ को फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, हमारे फिजिक्स में एमके सिस्टम अब चलता है, सीजीएस चलता है, लेकिन एफपीएस नहीं चलता है। यूरोपियन कंट्री में कहीं कहीं चलता है। तो आप जैसा देख पा रहे हो कि ये जो सिस्टम टू रिप्रेजेंट यूनिट है, चाहे वो एमकेस है या सीजीएस है या एफपीएस है, ये थ्री फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट शो कर रहे हैं, लेंथ, मास एंड टाइम का। अब फिजिक्स में जैसे जैसे फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होती चली गई, तो इन सिस्टम की जगह एक नया सिस्टम लाया गया और उस सिस्टम का नाम है एसआई सिस्टम। तो अब जब हम बात करें एसआई सिस्टम की, एसआई सिस्टम की, तो एसआई सिस्टम में जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थी 1, 2 एंड 3, इनकी नंबर को इंक्रीज करके 7 कर दिया गया। तो एमके सिस्टम में जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, मास था, लेंथ था, टाइम था, उन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी की नंबर को बढ़ा करके 7 कर दिया गया। और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा उसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी ऐड करी गई। तो एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी मास, यूनिट किलोग्राम एम। सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ, यूनिट मीटर एल। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम, यूनिट सेकेंड टी। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी टेम्परेचर, यूनिट केल्विन क्यू। फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर ए। सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी लुमिनस इंटेंसिटी, यूनिट कैंडेला CD। सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, MOL, ई मोल, MOL।
यानी जैसा कि आप देख पा रहे हो एसआई सिस्टम में जो फंडामेंटल क्वांटिटी की जो नंबर 3 थी उसको इंक्रीज करके 7 कर दिया गया, और इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐड करी गई। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ऐड करी गई। 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है प्लेन एंगल, और इसका जो यूनिट होता है, इसका यूनिट रेडियन होता है। और सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। ठीक है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो एसआई सिस्टम है ना उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है। अब मैं आपको डायमेंशन पढ़ाने जा रहा हूं कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, तो अब डायमेंशन की बात मैं करता हूं। तो भाई देखिए, अब डायमेंशन की बात करता हूं। हम लोग डिटेल में डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे कि डायमेंशन होता क्या है और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसके यूजेज क्या होते हैं। तो डिटेल में हम इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो लगभग हर एग्जाम में इस पर एक सवाल आता है। तो पहली बार डायमेंशन को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। तो उसके लिए मैं यहां पर एक डेफिनेशन लिखूंगा, ये थोड़ा आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। तो देखिए, डायमेंशन को थोड़ा क्लियर करने के लिए मैं ये लिख रहा हूं कि टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी power raised to fundamental power raised to fundamental unit is called dimension, and whole representation is called
डायमेंशनल फॉर्मूला। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, मैं लिखा हूं कि टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी पावर रेज्ड टू फंडामेंटल यूनिट, पावर रेज्ड टू फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसके फंडामेंटल यूनिट के ऊपर पावर रेज करते हैं, उस पावर को डायमेंशन कहते हैं। जैसे धीरे धीरे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मास इज फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका जो यूनिट होता है वो केजी होता है, और केजी का सिंबल मैंने एसआई सिस्टम में बताया था एम होता है। अब आप इस एम को केजी कह सकते हो और इस एम के ऊपर पावर 1 लगा सकते हो। इसी पावर को डायमेंशन कहा जाता है। और जब इसको स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देते हैं तो दिस इज द होल रिप्रेजेंटेशन, और इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो यहां जो एम का पावर है ना, इसको आप डायमेंशन कहते हो। अब पावर 1 है तो आप साइलेंट रख सकते हो, लिखो या ना लिखो, नो प्रॉब्लम। यानी ये मास का डायमेंशन, डायमेंशन तो 1 है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। लेंथ इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट मीटर होता है। एसआई सिस्टम में मीटर के लिए एल, अब L है तो इसका पावर 1 है, अंडरस्टूड है, ये आप समझ लेना पावर 1 है। पावर लिखें आगे या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 है तो आप साइलेंट रख सकते हो। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का है। इसी तरीके से डिस्टेंस की बात करी जाए तो भाई डिस्टेंस इज फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट मीटर होता है। मीटर को आप एल लिख सकते हो। अब इसमें पावर मैं 1 नहीं लगा रहा हूं, आप समझ लेना कि इसका डायमेंशन 1 है और ये स्क्वायर ब्रैकेट के साथ डायमेंशनल फॉर्मूला है। एरिया मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर का एल, लेकिन स्क्वायर है तो एल स्क्वायर होगा। वॉल्यूम मीटर क्यूब यानी एल क्यूब, यानी इसका डायमेंशन 3 है। स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस मीटर, मीटर का एल टाइम सेकेंड, सेकेंड का टी, इसका डायमेंशन 1 और नीचे भी 1, बट इसको आप LT - 1 लिख सकते हो। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, मीटर मीन्स L और सेकेंड T। दिस इज ऑल्सो LT - 1। acceleration change in velocity upon time interval। आप देख पा रहे हो वेलोसिटी का LT - 1 है, टाइम का T है, तो ये LT - 2 होगा। आप लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा होगा, मास इनटू वेलोसिटी।
मास का डायमेंशन मैंने बताया m, और वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला mlt माइनस 1, इसमें m का डायमेंशन 1, l का 1 और t का माइनस 1। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का मैंने ऊपर लिख रखा है mlt माइनस 2, डिस्प्लेसमेंट का यहां बताया हूं। डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, मीटर का आप लिख सकते हो, यानी ये m l स्क्वायर t माइनस 2 काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। भाई आप देख पा रहे हो कि मैंने यहां डेफिनेशन लिखा है टू रिप्रेजेंट एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि डायमेंशन केवल फिजिकल क्वांटिटी की लिखी जाएगी, मैथमेटिकल क्वांटिटी की नहीं लिखी जाएगी। और यहां पर जो हाफ है ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन नहीं लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी में जो डायमेंशन लिखेंगे मास का लिखेंगे और वेलोसिटी का लिखेंगे। तो मास का m, वेलोसिटी का lt माइनस 1, और यहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर है तो हम भी यहां स्क्वायर कर देंगे m l स्क्वायर t माइनस 2। ठीक है, आप देख रहे हो कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है ml स्क्वायर t माइनस 2, वही डायमेंशनल फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है। भाई ये यूनिट से रिलेटेड डायमेंशन लिखा जाता है, तो यदि हमारा वर्क का यूनिट जूल होता है तो काइनेटिक एनर्जी का भी जूल होता है, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब आप ये कह सकते हो कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, काइनेटिक एनर्जी का सेम है, तो एनी काइंड ऑफ द एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो जैसे मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, मैं तो किसी तरह की एनर्जी की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है भाई, mgh में आप मास का m लिखोगे, g तो भाई एक्सेलरेशन होता है, lt माइनस 2 होता है, और हाइट एक तरह की डिस्टेंस होती है, लेंथ होती है, तो मीटर यानी l। तो जैसा कि मैंने बताया था, आप देख पा रहे हो कि पोटेंशियल एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला वही है जो वर्क का है और जो काइनेटिक एनर्जी का है। ठीक है, अब इस सीरीज में हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं कि जैसे आपने कैपेसिटर की एनर्जी पढ़ी होगी, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ cu स्क्वायर होता है, cv स्क्वायर होता है, हाफ q स्क्वायर बाई c होता है, हाफ q इंटू वी होता है। तो ये भी भाई कैपेसिटर की एनर्जी होती है, तो इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा ना वो m l स्क्वायर t माइनस 2 ही होगा। और एक चीज बता दूं कि जैसे आप बात करो इंडक्टर कॉइल की एनर्जी का फॉर्मूला, तो आगे आप पढ़ोगे इंडक्टर कॉइल, तो इंडक्टर कॉइल की एनर्जी, ये भी एनर्जी होता है, इसका भी यूनिट जूल होता है, और इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 होगा। ठीक है, यानी आपको समझ में आ गया कि वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी, इंडक्टर की एनर्जी, यानी एनी काइंड ऑफ द एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर t माइनस 2 होगा और यूनिट इसका जूल होगा। ठीक है, एक चीज और बात कर लेते हैं
जिसको हम टॉर्क कहते हैं, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डी, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पढ़ा होगा। देखो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला मिलता जुलता है, वर्क का और टॉर्क का, ठीक है, लेकिन इसका मतलब एक ही क्वांटिटी नहीं है, फॉर्मूला मिलता जुलता है थोड़ा सा। तो यानी टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला ml स्क्वायर टी माइनस 2 होगा। अब इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपेसिटर की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, इंडक्टर की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला और टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, ml स्क्वायर टी माइनस 2। तो यहां से लेकर के यहां तक ये और ये चीजें और ये, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, ठीक है। अब इसके बाद हम जो बातें करने जा रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। अब बात आती है प्रेशर की। प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, फोर्स अपॉन एरिया होता है। यदि फोर्स का डायमेंशन लिखो तो ml टी माइनस 2 लिखोगे भाई, और एरिया का L स्क्वायर लिखोगे, इससे ये कट जाएगा। तो जब ये L ऊपर जाएगा तो ये ml माइनस 1 टी माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। ये प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला है, प्रेशर का, ठीक है। अब एक टर्म आता है जिसको हम लोग एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। जैसे मास की डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वैसे एनर्जी की डेंसिटी स्मॉल यू से डिनोट किया जाता है। और एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। भाई एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब अभी मैंने आपको बताया ना कि एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, यानी m l स्क्वायर टी माइनस 2, और ये नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम का हो गया L क्यूब। अब ये और ये कट जाएगा, एक पावर यहां बच जाएगा। जब ये पावर ऊपर चला जाएगा तो ये m l माइनस 1 टी माइनस 2। भाई एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, देखो जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का है वही एनर्जी डेंसिटी का है, और एनर्जी डेंसिटी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम होता है। अब ये कहां कहां एनर्जी डेंसिटी मिलेगा मैं आपको बताऊं। एनर्जी डेंसिटी, एक चैप्टर होता है इलास्टिसिटी, एक चैप्टर होता है इलास्टिसिटी, उसमें फॉर्मूला होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, ठीक है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। ये भी एनर्जी डेंसिटी है।
आप लोगों ने आगे चैप्टर है इलास्टिसिटी, जिसमें यंग्स मॉडुलस, वाई को यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। यदि आप ध्यान से देखो तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होगा। तो आप इस फॉर्मूला को ये भी लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। अब यदि यहां पर आप स्ट्रेन की वैल्यू रखोगे तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो यदि आप यहां से आप स्ट्रेन की वैल्यू रखोगे तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, यानी एक फॉर्मूला स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन यंग्स मॉडुलस आएगा। पर इसी फॉर्मूले को मैंने इससे कन्वर्ट करा है, आगे जो दो फॉर्म लिखा है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि ये जो U है ना, ये एनर्जी डेंसिटी है, और एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है। तो इसका भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो ML-1 T-2 होगा, ठीक है। अब देखो इसमें बी पार्ट देखो, आपने एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है। तो जब ये एनर्जी डेंसिटी है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1 T-2 होगा, ठीक है। और आप ध्यान से देखो, आपने पढ़ा होगा या आगे पढ़ोगे मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ML-1 T-2 होता है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी की होती है। अब इतनी बातों से आपको यह समझ में आना चाहिए कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी का होता है, चाहे वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की डेंसिटी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी हो, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर के इक्वल ही होगा। तो दो बातें इंपॉर्टेंट कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होगा वही टॉर्क का होगा, वही एनी काइंड ऑफ एनर्जी का होगा, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो कैपेसिटर की एनर्जी हो, चाहे वो इंडक्टर कॉइल की एनर्जी हो, वही होगा। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का होगा वही एनर्जी डेंसिटी का होगा, ठीक है। और इतना दूर डायमेंशन सिखाने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि यदि मेरे को फिजिक्स के फॉर्मूला मालूम है तो हमें डायमेंशन रटने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो डायमेंशन है ना, सीधा सीधा यूनिट से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। तो अब कुछ बातें और करेंगे और उसको ध्यान से सुनिएगा।
तो मैंने जैसा कि अभी पढ़ाया कि भाई वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला एनी काइंड ऑफ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनी काइंड ऑफ एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, कैपेसिटर की एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, इंडक्टर की डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का, Q इंटू V का डायमेंशनल फॉर्मूला, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, यानी ml² T-2 होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। सेकेंड बात आती है कि प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला, स्ट्रेस में 3 तरीके का स्ट्रेस, जिसको आप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल स्ट्रेस कहते हो, नॉर्मल स्ट्रेस कहते हो, या फिर स्ट्रेस की बात आए तो टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हो। या फिर आप बात करो यंग्स मॉडुलस की, किसकी? यंग्स मॉडुलस की। या बात करो बल्क मॉडुलस की, या बात करो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, या फिर बात करिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की, या फिर मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी की, इक्वल लिखने का मतलब इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम, और वही होता है जो डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का होता है, यानी ml-1 T-2। ठीक है, तो आप देखो कितनी सारी फिजिकल क्वांटिटी कवर हो रही है। ठीक है, अब आप देखो तीसरी पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट, आपने इन दोनों की याद कर लिया तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी कवर हो गई जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी बात, आपने सी स्पीड ऑफ लाइट पढ़ा होगा। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट अंडर रूट μ0 इंटू ε0। कभी कभी ना इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट होता है ये, और स्पीड का तो LT-1 होता है, तो इसमें अलग अलग न लिख करके इसका ध्यान रखना जरूरी है इस फॉर्मूले का। तो ये LT-1 डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, कभी कभी इसी में ना थोड़ा सा इसको स्क्वायर कर देते हैं भाई, स्क्वायर कर देंगे ना तो ये आपका अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L² T-2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है। हेलो, हाँ बोलो बेटे। अच्छा, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, थोड़ी देर में बात करता हूँ आपसे। अच्छा ठीक, अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बात करते हैं। तो बेटे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहीं पे लिख देता हूं। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है, R रेजिस्टेंस होता है, C कैपेसिटेंस होता है, इसका भी T होता है, L/R ये भी T होता है, यानी ये सबका डायमेंशनल फॉर्मूला T होता है। तो ये जो चार मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं ना, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार ये चीजें पूछी गई हैं। तो यहां से यहां तक ये जो मैंने आपको बताया कि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए इसको, ठीक। और एक बात ध्यान रखना चाहिए कि मैथमेटिकल क्वांटिटी की कोई डायमेंशन नहीं लिखी जाती है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम यूजेज ऑफ डायमेंशन की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। यूजेज ऑफ डायमेंशन, तो अब हम मूव करते हैं कि भाई डायमेंशन पढ़ रहे हैं, इसके यूजेज क्या है। तो यूजेज ऑफ डायमेंशन पे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। डायमेंशन की यूजेज भी 3 यूजेज है। फर्स्ट यूज है टू चेक करेक्टनेस, टू चेक correctness of physical equation, to check correctness of, this is the first use of the dimension. Second use है to convert unit, to convert unit to convert unit of one system into another system. Another system, ठीक है। टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम। थर्ड यूज है टू establish relation among different physical quantities, different physical quantities। भाई ये बात करें ना तो ये डायमेंशन के यही 3 यूजेस हैं। अब इनका एक एक करके हम डिटेल में इनका डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
तो पहले हम डिस्कशन इसका करेंगे टू चेक करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, पहले इसी के बारे में। तो पहले मैं इसके बारे में डिस्कशन कर रहा हूं। ये जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है उस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी यानी भाई ये होमोजीनिटी की प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है? होमोजीनिटी। अब बात आती है कि सर ये होमोजीनिटी क्या चीज होती है? ठीक है, तो मैं पहले डिस्कशन होमोजीनिटी पर करता हूं। आप लोगों ने इक्वेशन इस तरीके से पढ़ा होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। भाई इस इक्वेशन में दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, और ये दो वेरिएबल हैं। इसमें x का पावर 1, y का पावर 1, यानी दोनों टर्म में जो टोटल पावर है 1 1 है, यानी सेम है। तो पावर सेम होने का मतलब कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है। ठीक है, वैसे डिग्री बहुत चीजें से बताई जाती है, लेकिन पावर सेम होने का मतलब ये होमोजीनियस है। लाइक दैट ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यहां पर वाई स्क्वायर, इसमें 3 टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक, इसमें x का पावर 2 है, y का पावर सेकेंड टर्म में 2 है, थर्ड टर्म में x का पावर 1, y का पावर 1 यदि ऐड करके देखो तो 2 है। यानी ये जो इक्वेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं और इन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल का टोटल पावर आ रहा है सेम है, यानी ये होमोजीनियस है। और इसी को होमोजीनिटी कहा जाता है। तो होमोजीनियस और होमोजीनिटी का मतलब समझ में आ गया होगा, सारे टर्म का टोटल पावर सेम। और अभी आपने पढ़ा कि जो डायमेंशन होता है ना, वो फंडामेंटल यूनिट के ऊपर का पावर होता है, तो वो भी पावर से रिलेटेड है, तो अभी उसके बारे में बताऊंगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस का मतलब होता है कि सारे टर्म का जो टोटल पावर होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। अब इसको धीरे धीरे मैं आगे डायमेंशन में ले चलता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना? ये फिजिकल इक्वेशन है। और यदि कोई फिजिकल इक्वेशन है तो इसको डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तभी ये करेक्ट इक्वेशन है। तो देखिए डायमेंशनली करेक्ट कैसे है। ये v फाइनल वेलोसिटी होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1 अभी मैं बताया हूं। इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-2 और टाइम का t। यदि आप सिंप्लीफाई करोगे तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, ये भी LT-1, और भाई जब इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये पावर -2 + 1 ऐड हो जाएगा और ये LT-1 आएगा। ठीक है, तो आप देखो इसमें L का पावर 1 है और T का पावर -1, तो ये 0 हो गया टोटल। यहां भी L का पावर 1 है, T का पावर -1 ऐड करोगे 0 हो जाएगा, और ये भी ऐड करोगे 1 और -1 तो 0 हो जाएगा। यानी इसमें टोटल पावर 0, ये भी टोटल पावर 0 और ये टोटल पावर 0। यानी डायमेंशन के टर्म में, पावर के टर्म में सारे टर्म का टोटल पावर सेम है, यानी इट इज डायमेंशनली करेक्ट। यानी आप देख पा रहे हो कि जो डायमेंशन इसका है वही इसका है, वही इसका है, यानी सारे टर्म का इक्वल है। ठीक है, चलो मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेता हूं। s इज इक्वल टू
ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मैं इसकी बात कर लेता हूं। यहां पर s मीटर यानी l, u वेलोसिटी lt माइनस 1, t टाइम ये t, हाफ मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन लिखना नहीं, एक्सेलरेशन का lt माइनस 2 और टाइम का t स्क्वायर। भाई ये l है, आप ध्यान से देखो, ये पावर यदि ऐड हो गया ना तो lt का पावर -1 + 1 0 हो जाएगा। l तो l है, इसका पावर -2 + 2 0 हो जाएगा। तो यदि आप इसको देखो तो l = l + l, यानी इसका पावर 1, इसका 1, उसका 1, सारे टर्म का डायमेंशन यानी टोटल पावर सेम है, यानी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है, डायमेंशनली करेक्ट है। यानी जो डायमेंशन इसका है l, वही डायमेंशन इसका है l, वही डायमेंशन इसका है l, यानी इट इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, एक चीज और कंफ्यूजन दूर करता हूं कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि l = l + l है। रिटार्डेशन के केस में इस फॉर्मूला को इस तरीके से लिखा जाता है, ut माइनस हाफ at स्क्वायर, करेक्ट। देखो इसमें और इसमें फर्क ये है कि इसमें बीच में माइनस है और यहां पर प्लस है, तो इसका डायमेंशन l = l माइनस l। कई बार बहुत बच्चों से मैंने पूछा तो वो बताते हैं, मैंने पूछा भाई ये l + l कैसे l, तो बोले कि सर ये l + l 2l होता है और 2 को हटा दो तो l बच जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो l माइनस l को क्या करोगे, l माइनस l में 0l लिख करके 0 को हटाओगे तो गलत है, तो है क्या ही। देखो समझना, ये मैंने बताया कि डायमेंशन इज रिलेटेड नॉट टू अलजेब्रा, इट इज रिलेटेड टू यूनिट। जैसे आप 5 मीटर प्लस 2 मीटर की बात करो तो इट इज 7 मीटर, ओके। तो यदि इसका यूनिट मीटर है, इसका यूनिट मीटर है, तो इसका भी तो देखो मीटर है, यानी मीटर मीटर को ऐड करोगे तो मीटर आएगा ना, यानी l + l l आएगा। ठीक है, यदि आप 5 मीटर माइनस 2 मीटर करोगे तो 3 मीटर आएगा, यानी यदि इसका यूनिट मीटर, इसका मीटर, तो इसका भी मीटर, यानी l माइनस l l ही आएगा। मीटर में से मीटर को माइनस करोगे तो मीटर ही आएगा। उसी तरीके से यदि आप l स्क्वायर बात करो तो l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर तो l स्क्वायर आएगा, l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर = l स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो होमोजेनिटी का मतलब होता है कि फिजिकल इक्वेशन के सारे टर्म का जो टोटल पावर है, जो डायमेंशन है, वो दैट शुड बी द सेम। इफ इट इज सेम, इट मींस फिजिकल इक्वेशन जो है वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है और वो डायमेंशनली करेक्ट है। ओके, अब इन पर मैं सवाल लेता हूं, इन पर सवाल कैसे कैसे बनते वो ध्यान से देखिएगा, सवाल लेना चाहूं। ठीक है, तो आगे की सवाल देखो भाई। सवाल इस तरीके से आता है जिसको मैं एग्जाम्पल नंबर 1 लिख रहा हूं। कभी कभी ये दिया होता है कि इन द गिवन इक्वेशन v = a प्लस bt प्लस c/d प्लस t। इसमें ये कहा जाता है कि भाई ये जो v है ना, ये वेलोसिटी है और जो t है वो t जो है, ये t जो है
ये टी जो है ये टाइम है, यानी इन दोनों का पता मालूम है कि ये वेलोसिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 है, और ये टाइम है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला T होगा। तो आपसे कहा जाता है फाइंड डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट A, B, C एंड D। इसका डायमेंशन आपसे पूछा जाता है। एंड दिस इज अ फिजिकल इक्वेशन। भाई यदि ये फिजिकल इक्वेशन जो डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए ना, तो जब ये डायमेंशनली करेक्ट होगा तो जो डायमेंशन V का होगा वही डायमेंशन A का होगा, कोई परेशानी नहीं। यानी A इज इक्वल टू V लिखने में कोई दिक्कत नहीं, और V तो भाई अपना वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब यदि ये फिजिकल इक्वेशन है भाई, तो जो डायमेंशन V का होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू BT, यानी आपको V इक्वल टू BT लिखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब V तो वेलोसिटी और T टाइम है, यानी B इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम आ जाएगा, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1 और टाइम का T, यानी ये आ जाएगा LT माइनस 2। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ये। तो यानी A का डायमेंशन आ गया, B का आ गया। अच्छा भाई, अब ये इसका बचा है, तो इसका डायमेंशन इसके इक्वल भी होगा, इसके इक्वल और इसके इक्वल। चलो मैं V इज इक्वल टू C अपॉन D प्लस T लिख देता हूं। अच्छा, इधर ये न्यूमरेटर है और इधर ये डिनोमिनेटर है। चलो मैं V का डायमेंशन लिखता हूं भाई, LT माइनस 1 इज इक्वल टू C अपॉन D प्लस T। ठीक है। अब देखो यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो मैं इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख दूं तो शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये C अपॉन D प्लस T आ जाएगा। भाई अब देखो, न्यूमरेटर के इक्वल होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। तो यानी C का डायमेंशनल फॉर्मूला जो आ गया वो L आ गया। अब C मिल गया भाई। अब क्या बचा है? अब आपका D बचा है। तो ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में ये सब इक्वल, यानी यदि ये T है तो ये भी T और ये भी T होना चाहिए। टाइम है तो T है ही है, तो D किसके इक्वल होगा? T के इक्वल। तो यानी D का डायमेंशनल फॉर्मूला T के इक्वल आ गया। ओके, तो आपने देखा कि मैंने A का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लिया, मैंने B का भी निकाल लिया, मैंने C का भी निकाल लिया, और हमने D का भी निकाल लिया। ठीक है। कभी कभी पूछा जाता है भाई, यदि ये LT माइनस 1 है तो इसका यूनिट बताओ भाई। तो L का मतलब मीटर और टाइम का मतलब सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड। कभी कभी पूछा जाता है भाई इसका यूनिट बताओ, तो L का मतलब मीटर और टाइम का मतलब सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये मीटर होगा, और ये समझ में आ रहा होगा कि ये सेकेंड होगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको डायमेंशन के फर्स्ट यूज पर मिलते रहेंगे। आपको होमोजेनिटी से ये सवाल को सॉल्व करना है, और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यदि आपको होमोजेनिटी समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए इस पर रिलेटेड एक सवाल और लेता हूं। ठीक है, ओके, तो एक सवाल और देख लीजिए आप। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है, एग्जाम्पल नंबर मैं 2 ले लेता हूं भाई। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि V इज इक्वल टू A प्लस BT स्क्वायर, ठीक है, माइनस CT प्लस DT क्यूब। आपकी मर्जी, जो लिखते चले जाओ। ठीक है, समझ में आ रहा है?
और आपसे कहा जाता है ना कि फाइंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी, सी अपॉन डी, मैं यही दो करा रहा हूं। सी अपॉन डी। भाई एक चीज देखो, अब यदि ए अपॉन बी का डायमेंशन पूछा जाए तो पहले बच्चा ए का निकालता है, फिर बी का निकालता है, फिर रखता है, फिर सॉल्व करता है। क्यों टाइम वेस्ट करोगे? जो डायमेंशन इसको सॉल्व करने के लिए जो ए का होगा वही बी टी का होगा। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि भाई ए इज इक्वल टू बी टी होगा, तो ए अपॉन बी टी के इक्वल होगा, और टी का मतलब हो गया टी, तो इसका डायमेंशन एक लाइन में आ गया, यानी इसका डायमेंशन टी आ गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसी बात है, तो मैं सी अपॉन डी का तो मैं खुद ही निकाल लूंगा। हाँ निकाल लोगे ये। कैसे? जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, लिख दो भाई। यानी डायमेंशन ऑफ सी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डी टी का पावर 3। अब यदि लिखोगे ना तो ये सी अपॉन, देखो एक तो टी से ही पावर काट दो भाई, ये 2 आ जाएगा, तो C अपॉन डी इज इक्वल टू टी का पावर 2 आ जाएगा, और t का पावर 2 मीन्स टी स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप अलग अलग v से इक्वेट करके मत निकालना, ये मेथड लंबा हो जाएगा, ये शॉर्टकट मेथड है, ठीक है। ओके, एक आध दो एग्जाम्पल और लेता हूं फर्स्ट यूज पे जो आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। 1 2 3 और न्यूमेरिकल में लेता हूं, उसको ध्यान से देखना, ठीक। जैसे मान लीजिए आपको न्यूमेरिकल दिया जाए कि P इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी। दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक। और P यहां पर भाई पावर है, P क्या है? पावर। A क्या है? डिस्टेंस। और T क्या है? टाइम। अब आपसे कहा गया कि भैया A का डायमेंशन निकाल दो और B का डायमेंशन निकाल दो, ठीक है। देखो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला ना, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम। तो यदि डायमेंशन नहीं मालूम, फॉर्मूला मालूम है, तो आप फट से निकाल लेना। ml स्क्वायर, देखो ये जो वर्क का होता है वो ml स्क्वायर t माइनस 2 होता है, और टाइम का t होता है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा ना भाई, तो ये ml स्क्वायर t का पावर -3, यानी पावर का आपको बता दिया मैंने। लेकिन बात है कि पावर का डायमेंशन ही निकालना है आपको, डायमेंशन तो आपको a और b का निकालना है। तो जो डायमेंशन a का होगा वही एक्स स्क्वायर का होगा, क्योंकि ये 2 टर्म है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और x तो डिस्टेंस है और डिस्टेंस का मीटर है, लेकिन ये मीटर का स्क्वायर है तो हम इसको l स्क्वायर लिखेंगे। तो l का डायमेंशन आ गया भाई, a का डायमेंशन आ गया। अब किसका डायमेंशन निकालना है? b का निकालना है। तो आपने देखा कि जो p है दिस इज इक्वल टू a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी है, ठीक है। और आपको b का निकालना है। एक काम करो, p को यहां पे ले और b को यहां भेज दो, तो b तो यहां आ गया ना, और ये a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी आ गया, ओके। अब देख भाई a का डायमेंशन आप निकाल चुके हो, क्या होगा? l स्क्वायर, और ये x तो डिस्टेंस है, यानी ये भी l स्क्वायर होगा, l स्क्वायर l स्क्वायर। और p पावर है, पावर का मैं वहां लिख रखा हूं भाई, m l स्क्वायर t का पावर -3, और ये t है, ये t, ठीक। अब देखो अभी मैंने बताया ना कि l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पर आप l स्क्वायर लिख सकते हो। अब इस t से इसको मल्टीप्लाई करो ना भाई, तो ये m, ये l का पावर 2, यदि तुम मल्टीप्लाई करोगे पावर ऐड हो जाएगा,
ठीक है, पावर ऐड होने का मतलब -3 + 1 -2 आ जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, ये m यदि ऊपर गया ना तो इसका पावर -1 हो जाएगा और इसका पावर 2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन आ गया b का, तो ये सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और ये सवाल भी आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अब आगे और एक आध एग्जाम्पल लेता हूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरीके का सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। तो एग्जाम्पल की सीरीज में एक एग्जाम्पल और वो एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिए। वो एग्जाम्पल नंबर आप कह लीजिए ये 4 है शायद। ठीक है, देखो ये एक इक्वेशन है, P + A/, V² ब्रैकेट V - B = RT। वैसे इस इक्वेशन को वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन कहते हैं। दिस इज द इक्वेशन, गैस इक्वेशन फॉर रियल गैस। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि आइडियल गैस का इक्वेशन PV = RT होता है। तो ये तो आइडियल गैस के लिए होता है, किसके लिए होता है? लेकिन ये रियल गैस का है। रियल गैस के इक्वेशन में ये जो प्रेशर है ना, ये प्रेशर के फॉर्मूले को उस तरीके से करेक्ट करा गया और ये V की जगह वॉल्यूम है इसके फॉर्मूले को, यानी ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम है। तो आपसे डायमेंशन A का पूछा जाता है और डायमेंशन आपसे B का पूछा जाता है। ठीक है, तो आप देखो जैसा कि मैंने बताया ये प्रेशर की जगह है पूरा ये। तो यदि आप इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, इसको और इसको, तो ये प्रेशर है और इसमें 2 टर्म है, एक ये और एक ये। तो जो डायमेंशन भाई प्रेशर का होगा वही A/V² का होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। तो A = PV² लिखने में कोई परेशानी होनी चाहिए? कोई परेशानी नहीं। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला ml - 1 T - 2 होता है, मैंने अभी आपको बताया। ये भाई वॉल्यूम है, वॉल्यूम मीटर क्यूब का मतलब L³ और ये L³ का स्क्वायर। तो देखो ये ml - 1 T - 2 और L का पावर 6। अब देखो आप लोग समझदार हो, इन दोनों की पावर को ऐड कर लोगे ना तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 6 - 1 यानी 5 आ जाएगा और T का पावर -2 आ जाएगा भाई। तो ये डायमेंशन किसका आ गया? A का आ गया भाई। तो A का डायमेंशन तो आपने निकाल लिया। ओके, अब क्या बचा है? B का डायमेंशन। तो देखो इस वॉल्यूम वाले ब्रैकेट में 2 टर्म है, ये वॉल्यूम और ये B। तो जो डायमेंशन वॉल्यूम का होगा वही B का होगा ना, और V तो वॉल्यूम है। वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब का मतलब L³। तो ये डायमेंशन P का आ गया और ये डायमेंशन A का आ गया। ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। और यदि न्यूमेरिकल की बात करो तो हिंदुस्तान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये सवाल ना पूछा गया हो जो फिजिक्स से रिलेटेड है ना। ठीक, एक सवाल और लूंगा फिर फर्स्ट यूज आपका खत्म। ठीक है, तो एक सवाल और। ठीक, सवालों की सीरीज में एक सवाल और वो सवाल है, वो ध्यान से देखिए। वो सवाल ये है कि इन द गिवन इक्वेशन y = a sin ω t + kx,
ये एग्जाम्पल नंबर आप 5 कह सकते हो। फाइंड डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड के, है ना? ठीक है, यहां पर मैं बता दूं y डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? y डिस्प्लेसमेंट होता है। t क्या होता है भाई? टाइम होता है। और x क्या है? डिस्टेंस है। अब देखो, मैंने बताया कि ये साइन है भाई, ये, और साइन मैथमेटिकल क्वांटिटी है। जैसे आपको मैंने बताया था ना कि हाफ एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। डायमेंशन ना होने का मतलब, हाफ के लिए डायमेंशन ना होने का मतलब, हाफ के लिए डायमेंशन ना होने का मतलब हाफ के लिए m का पावर नहीं होना चाहिए, l का पावर नहीं होना चाहिए, t यानी डायमेंशन ही नहीं होना चाहिए। तो इसकी जगह 1 लिखने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि m की पावर 0 को 1 लिखोगे ना, l की पावर 0 को 1 लिखोगे, t की पावर 0 को 1 लिखोगे। साइन भी मैथमेटिकल क्वांटिटी है, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए। साइन का, लॉग एक्स का, कॉस थीटा का, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं होता। यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? 1। ठीक उसी तरीके से यहां पर आप ध्यान से देखो तो ये साइन है भाई मैथमेटिकल, इसका डायमेंशन नहीं। तो भैया ओमेगा टी का भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साइन का आर्ग्यूमेंट है। तो यानी इसका m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0, तो इसको 1 लिख सकते हो। तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/t लिख सकते हो, और 1/t इज इक्वल टू t का पावर -1। ये डायमेंशन आ गया ओमेगा का। ठीक है, 1 क्यों लिखा ये समझ में आ गया, देखो समझाया। उसी तरीके से ये भी साइन का आर्ग्यूमेंट है, तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होना चाहिए kx का, यानी m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0, तो ये 1 होना चाहिए। यानी जो ये k होना चाहिए ये 1/x होना चाहिए, और ये 1/l होना चाहिए, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला l-1। तो भाई आज की सीरीज में डायमेंशन का फर्स्ट यूज और उससे रिलेटेड 5 अच्छे एग्जाम्पल मैंने कराया। तो आज डायमेंशन का फर्स्ट यूज तक ही मैं आज ये पढ़ा रहा हूं। डायमेंशन का सेकेंड यूज और थर्ड यूज ट्रिक के साथ अगले लेक्चर में। ओके।